आज कई लोग दिवालिया हो जाएंगे। अब क्या करे समझ नहीं आता। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। यार अब बस चाहता हूँ कि विशेष सैन्य अभियान सच में खत्म हो जाए। वहाँ कई लोग मर रहे हैं, उद्यमी परेशान हैं, सब परेशान हैं। 22 जुलाई की सुबह से रूसी लोग इंटरनेट पर रो रो कर पूछ रहे हैं, हमने क्या किया था। 22 जुलाई की रात यूक्रेनी ड्रोन ने एक बार फिर वाइल्डबेरीज के गोदामों पर हमला किया, जो रूस का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। और इसी रात गोदाम क्रास्नोदार और नेविनोमिस्क में जल रहे थे। ये उसी अभियान की अगली कड़ी है जो 18 जुलाई को शुरू हुआ था और जिससे खुद रूसियों के अनुसार अब तक सालाना बजट से भी ज्यादा नुकसान हो चुका है। 53 रूसी क्षेत्रों के संयुक्त बजट से भी ज्यादा। क्रास्नोदार में स्थानीय रोस्पोत्रेबनादजोर ने निवासियों को सलाह दी है कि वे कम बाहर निकलें और रेस्पिरेटर पहने, क्योंकि जलते हुए गोदामों से उठता धुआं पूरे शहर को ढक चुका है। और अब यह स्पष्ट है कि यूक्रेन ने सभी बड़े तेल रिफाइनरियों के बाद वाइल्डबेरीज के सभी बड़े गोदामों को व्यवस्थित रूप से जलाने का फैसला किया है। आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से समझेंगे कि यूक्रेनी ड्रोन ने ठीक कहां हमला किया, अब तक कितने गोदाम जले, भविष्य में कितने जलेंगे, नुकसान के आंकड़े क्या हैं और रूसवासी व विक्रेता जिन्होंने माल खोया कैसे रो रहे हैं। सबसे अहम बात, इसमें रणनीति क्या है कि यूक्रेन के सशस्त्र बल दुश्मन की लॉजिस्टिक्स और गोदाम इतनी व्यवस्थित क्यों जला रही हैं। यहां हम अटकलों पर नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों के आकलनों, जिनमें रूसी भी शामिल हैं, और यूक्रेनी अधिकारियों के बयानों पर चर्चा करेंगे। और एपिसोड के अंत में मैं आपको 2 और खबरें बताऊंगा जिनसे यूक्रेनियों को गर्व महसूस होता है और रूसियों को घबराहट होती है। यूक्रेनी F-16 ने पहली बार सीधे मुकाबले में एक आधुनिक रूसी लड़ाकू विमान गिराया। और व्लादिमीर पुतिन शायद अपनी पैंट में पेशाब कर बैठे ने तुरंत यूक्रेनी सशस्त्र बलों के नए कमांडर इन चीफ ड्रोपाटोव को वांछित घोषित कर दिया। मेरा नाम अलेक्सेई पिचिए है। आइए हम मिलकर इन विषयों पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए धन्यवाद। साला हाँ? चलिए इमारत की तरफ चलते हैं। यहाँ खड़े मत रहो। स्वागत है कालोवो, शाइबा, होम्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं। हाँ, पूरी तरह सही सलामत। हाँ, सही है। तो पूरे रूस में वाइल्डबेरीज नेटवर्क के सबसे बड़े गोदामों में आग लगना जारी है। अब साफ है कि व्लादिमीर पुतिन के पास यूक्रेनी ड्रोन से बचने की कोई सुरक्षा नहीं है और ना होगी, और रूसवासी केवल यूक्रेनियों की दया पर ही निर्भर रह सकते हैं। ये सब 18 जुलाई से शुरू हुआ था। तब हमारे ड्रोन ने मॉस्को के पास इलेक्ट्रोस्ताल और तांबोव क्षेत्र के कोतोव्स्क शहर में वाइल्डबेरीज के 2 लॉजिस्टिक हब्स को निशाना बनाया था। नतीजा ये हुआ कि गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गए और सिर्फ इलेक्ट्रोस्ताल के गोदाम का क्षेत्रफल 2.5 लाख वर्ग मीटर है।
और कुल मिलाकर उस रात मॉस्को क्षेत्र और तांबोव क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख वर्ग मीटर जलकर राख हो गए। समझने के लिए ये लगभग 50 फुटबॉल मैदानों के बराबर है जो राख में बदल गए। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोस्ताल में लगी आग को रूसी दमकल कर्मी केवल 3 दिन बाद ही बुझा सके। रूसी पक्ष के मुताबिक इलेक्ट्रोस्ताल में एक व्यक्ति मारा गया और कई लोग घायल हुए। कोतोव्स्क में रात की शिफ्ट के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। सिर्फ इन 2 परिसरों में हुए नुकसान का अनुमान $2.5 अरब लगाया गया है। और फिर 22 जुलाई की रात को एक नई लहर के हमले हुए और फिर से वाइल्डबेरीज के गोदामों पर हमला हुआ। हमले की चपेट में क्रास्नोदार और नेविनोमिस्क स्तावरोपोल क्राय में स्थित वाइल्डबेरीज के लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स आ गए। दोनों गोदामों पर हमले की जानकारी खुद कंपनी की प्रमुख तात्याना किम ने दी। दोनों जगहों से लोगों को निकाला गया, लेकिन कुछ लोग घायल हो गए। स्तावरोपोल के गवर्नर व्लादिमीर व्लादिमीरोव के अनुसार नेविनोमिस्क में 5 लोग घायल हुए और दोनों गोदामों में कुल 13 लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर मेरी सलाह है कि रूसियों को वाइल्डबेरीज के गोदामों से जितनी जल्दी हो सके नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये हमले एकल हमले नहीं हैं और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं सभी बड़े गोदामों को जला देंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब पुतिन तेल रिफाइनरियों की भी रक्षा नहीं कर सके तो यकीन मानिए वाइल्डबेरीज के गोदामों को जलाना बहुत आसान होगा। इसलिए भाग जाओ, छुप जाओ जब तक देर नहीं हुई है, क्योंकि वहां तुम निश्चित रूप से सामानों के साथ जल जाओगे। भूगोल को देखो, मॉस्को क्षेत्र, तांबोव क्षेत्र, क्रास्नोदार क्षेत्र, स्तावरोपोल। यूक्रेनी ड्रोन रूस के केंद्र से दक्षिण तक दुश्मन की लॉजिस्टिक्स पर हमला कर रहे हैं। ये तो बाकी सब छोड़कर है। हाल के दिनों में पोडोल्स्क में ऑयल डिपो, दोमोदेदोवो में युजनी व्राता लॉजिस्टिक हब, लिपेत्स्क के पास औद्योगिक क्षेत्र और रोस्तोव क्षेत्र में रेलवे स्टेशन में आग लगी थी। यानी यूक्रेन की सेनाएं व्यापक मोर्चे पर सक्रिय हैं। लेकिन इन शानदार वीडियो में रोते हुए रूसियों और जलते हुए गोदामों के पीछे सबसे अच्छी बात छुपी है, वो है नुकसान। क्योंकि आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि खुद रूसी अर्थशास्त्री भी सिर पकड़ लेते हैं। और ये है मुख्य आंकलन जिसे मैंने कल ही बताया था और जो आज ही रूसी मीडिया में आया है। वाइल्डबेरीज के गोदामों में लगी आग से हुआ नुकसान रूस के 53 क्षेत्रों के वार्षिक बजट से भी ज्यादा है। रूस के 53 क्षेत्र साल भर में जितना पाते हैं उससे कम एक ही रात में जलकर राख हो गया। यानी लॉजिस्टिक्स पर एक ही वार ने रूस के 50 में से हर एक क्षेत्र के सालाना बजट से भी ज्यादा जला दिया। इसका मतलब है कि रूसी अखबार वेदोमोस्ती ने विशेषज्ञों से बात की। सिर्फ जले हुए गोदामों की कीमत 20 अरब रूबल से ज्यादा है। ये सिर्फ इमारतों की कीमत है। लेकिन अगर उपकरण और माल को भी जोड़ लें तो कुल नुकसान 50 अरब रूबल तक पहुंच सकता है। मैं जोर देकर कहता हूं, इसमें वे गोदाम शामिल नहीं हैं जो आज रात और पिछली रात जले हैं। ये केवल इलेक्ट्रोस्टाल और तांबोव क्षेत्र के उन गोदामों की बात है जिन पर पहली रात 18 जुलाई को हमला हुआ था। 50 अरब रूबल की ये संख्या केवल वाइल्डबेरीज कंपनी के नुकसान हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि नुकसान विक्रेताओं का ही हुआ है जिन्होंने माल इन गोदामों में रखा था, यानी आम रूसी नागरिकों का नुकसान। मैं अब आंसू नहीं रोक पा रहा हूं। अभी 20 मिनट पहले क्रास्नोदार का गोदाम चपेट में आ गया। अब क्रास्नोदार का गोदाम जल रहा है। सोचिए वहां हमारा कितना सामान है। मुझे तो अब तो बस यही चाहना है कि तथाकथित विशेष सैन्य अभियान सच में खत्म हो जाए। वहां कितने लोग मर रहे हैं, कितने उद्यमी परेशान हैं। अभी जरूरत है 6ठे 7वें महीने और छमाही की टैक्स रिपोर्ट जमा करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कर रहा हूं, समझ रहे? मैं अब बस मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। लेकिन अब नेवोनोमिस्क का गोदाम भी जल रहा है। ये क्रास्नोदार के पास है। ये तीसरा गोदाम है। तो रात में पता चला कि पूरे क्रास्नोदार में भी हमला हुआ था और नेवोनोमिस्क पर भी। मैं हैरान हूँ।
अनुमान के मुताबिक ये नुकसान 170 अरब रूबल से ज्यादा हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पिछले साल पूरे वाइल्डबेरी समूह पूरी कंपनी की वार्षिक मुनाफा 175 अरब रूबल थी। यानी अगर मान ले कि कंपनी ईमानदारी से विक्रेताओं को जले हुए माल का ईमानदारी से मुआवजा देना चाहे तो उसे अपनी पूरी सालाना कमाई के बराबर रकम चुकानी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं, वाइल्डबेरीज कंपनी ने इन जंगली रूसियों को नुकसान का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। रूसियों को बस टका सा जवाब दे दिया गया और कहा गया कि घर जाकर रो ले, लेकिन अपने पैसों को भूल जाएं। रूसियों का रोना भी अजीब है, वे इसे अलग तरह से करते हैं। वाइल्डबेरीज की संस्थापक तात्याना किम ने कहा कि कंपनी अपने माल खोने वाले विक्रेताओं को मुआवजा देने पर विचार कर रही है। यह सुनने में नेक है, लेकिन इसमें एक पेंच है। हमले से 2 हफ्ते पहले 7 जुलाई को वाइल्डबेरीज की नई अनुबंध शर्तें लागू हुई थीं और इन नई अनुबंध शर्तों के मुताबिक कंपनी ने ड्रोन, मिसाइल और अन्य गोला बारूद के हमलों के कारण माल के नुकसान की जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटा ली थी। वैसे अगर रूस में किसी भी चीज में कुछ संगति होती तो मुझे लगता है कि वाइल्डबेरीज कंपनी को आपराधिक जिम्मेदारी के लिए बुलाया जा सकता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ये नई अनुबंध शर्तें लागू की तो इस तरह उन्होंने रूसी सेना को बदनाम किया। यानी कंपनी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि रूसी कंपनी, रूसी सेना उन्हें यूक्रेनी ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हथियारों के हमलों से बचा पाएगी। और कंपनी रूसी सेना पर बिल्कुल भी विश्वास न करते हुए शर्तों में यह लिख दिया कि हम इसके लिए कोई मुआवजा नहीं देंगे। यह रूसी सेना की छवि खराब करना है। यानी उन्होंने उसकी क्षमता पर पहले ही शक कर लिया था और सही किया। यानी गोदाम जलने से 2 हफ्ते पहले ही मार्केट प्लेस ने नियम बदल दिए ताकि ड्रोन हमले में जली चीजों का भुगतान ना करना पड़े। क्या यह इत्तेफाक है? नहीं। लेकिन उसी तात्याना किम के उस नेक बयान के पीछे वो निर्लज्जता छुपी है जिसके साथ रूसी लोग अपने ही नागरिकों को धोखा देते हैं। वाइल्डबेरीज पहले से ही काफी अजीब व्यवहार कर रहा है। विक्रेताओं के पर्सनल अकाउंट से चीजें बस गायब हो गई हैं। उन सामानों की रिपोर्टें जो जले हुए गोदामों में थीं गायब हो गई हैं। और दरअसल यही रिपोर्टें ही एकमात्र चीज हैं जो विक्रेताओं को किसी भी तरह का मुआवजा पाने की उम्मीद देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ना डेटा है, ना रिपोर्ट, ना ही कोई सबूत कि आपका सामान वहां था। अगर स्टॉक रिपोर्ट नहीं है तो माल गोदाम में नहीं था। दस्तावेजों के मुताबिक जले गोदामों में कुछ नहीं था। समझ नहीं आता कि रूसी अब सोशल मीडिया पर क्यों रो रहे हैं। एक बात और, क्रास्नोदार में हमले के बाद रोस्पोत्रेबनात्जोर ने गोदाम में आग के चलते निवासियों को बाहर कम जाने और रेस्पिरेटर पहनने की सलाह दी। लाखों की आबादी वाले शहर के लोग घरों में मास्क लगाकर बैठे हैं क्योंकि पास में पूरा लॉजिस्टिक ढांचा जल रहा है। सोचिए उन गोदामों में क्या था। मुझे लगता है वहां प्लास्टिक और केमिकल्स की बहुत मात्रा हो सकती थी। और अब सबसे मजेदार बात, जरा देखिए कि आखिर में आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। जब तक वाइल्डबेरीज के गोदाम धू धू करके जल रहे हैं, जब तक रूसी लोग सोशल मीडिया पर रो रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। नहीं, वो रूसियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। उनकी आधिकारिक खबरों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन सरकारी कामों में व्यस्त हैं। आज उन्होंने गजमानोव और एफमाना को उनके जयंती पर बधाई दी। अब सवाल है कि यूक्रेन वाइल्डबेरीज के गोदाम क्यों जला रहा है। मैं अपनी अटकलों पर नहीं, विशेषज्ञों और बयानों पर भरोसा करता हूं। चलिए आधिकारिक स्थिति से शुरू करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मार्केट प्लेस के ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की और उन्हें लंबी दूरी की पाबंदियां कहा। साथ ही इसका सैन्य अर्थ बताया। लॉजिस्टिक केंद्रों का इस्तेमाल किया गया था। मैं उद्धृत करता हूं, रूसी सेना को ड्रोन के पुर्जे, नेविगेशन उपकरण और अन्य साजो सामान मुहैया कराने में। यानी ये शांतिपूर्ण गोदाम नहीं है जैसा कि रूसी प्रचार तंत्र कह रहा है। ये सैन्य आपूर्ति की कड़ियां हैं। शायद रूसियों को यह बात भूल गई है, पर मैं उन्हें याद दिलाता हूं। 25 जून को व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के लिए रूस पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से 40 दिन का ऑपरेशन मंजूर किया ताकि युद्ध को खत्म किया जा सके।
मुद्दा ये है कि 40 दिनों तक ड्रोन आग लगाते रहेंगे। बस रूस को जलाना है ताकि जंगली रूसियों को आखिरकार समझ में आ सके कि उन्होंने क्या किया है, वे कहां घुस गए हैं और किसे नुकसान पहुंचाया है। चेचनो ने बताया कि जोका डुदाएव ने कहा था, यूक्रेनियों को मत छेड़ो वरना अंजाम ऐसा होगा कि तुम लंबे समय तक पछताओगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब इन रूसियों को समझाने के लिए 40 दिन की मुहिम चल रही है ताकि उन्हें कुछ समझ आए। देखें पिछले हफ्तों में क्या हो रहा है। तो ये है तेल रिफाइनरियों, तेल डिपो, लॉजिस्टिक हब, बंदरगाहों, कारखानों आदि का व्यवस्थित रूप से जलाया जाना। तो तस्वीर अपने आप बन जाती है। मतलब तरीका बदल गया है। यूक्रेन की सेनाएं अब सिर्फ ठिकानों नहीं, रूसी सप्लाई रूट्स भी तबाह कर रही हैं। मतलब सिर्फ गोदाम नहीं बल्कि दुश्मन की सप्लाई क्षमता को निशाना बनाया जा रहा है। आज ब्लूमबर्ग लिखता है, अगर यूक्रेन के हमले रूसी लॉजिस्टिक सेंटर्स पर एक बार की कार्रवाई नहीं बल्कि एक नियमित अभियान बन जाते हैं तो इससे रूस की अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम होंगे। यही इसका जवाब है कि क्रेमलिन क्यों घबराया हुआ है, क्योंकि एक तेल रिफाइनरी को किसी तरह कुछ महीनों में मरम्मत करने की कोशिश की जा सकती है। पेट्रोल के लिए तो कजाकिस्तान से घुटनों पर बैठकर मांग सकते हैं, और जब पूरी लॉजिस्टिक्स ठप हो जाती है तो असल में पूरी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था एक साथ ठप हो जाती है। सामान नहीं है, सामान पहुंचता नहीं है, दुकानदार दिवालिया हो जाते हैं, दाम बढ़ते हैं, महंगाई तेज हो जाती है और व्यापार का भरोसा अचानक गिर जाता है। ये सब पहले से चल रहे ईंधन संकट, रिफाइनिंग में गिरावट और पेट्रोल पंपों की कतारों पर और बढ़ोतरी करता है। व्यापारिक भरोसे पर भी एक दिलचस्प खबर है। आज की ताजा खबर कुछ यूं है। आखिरी रिपोर्ट में दिखाया गया है कि पूंजी बड़ी तेजी से रूस से बाहर जा रही है। व्यापार जगत तेजी से अपनी संपत्ति रूस से बाहर निकाल रहा है और यही सबसे ईमानदार संकेतक है कि व्यापार को अब बर्बर रूस में आगे काम करने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और एपिसोड के अंत में जैसा कि कहते हैं, मिठाई के तौर पर कुछ और खबरें। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने सीनेट में सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प खबर साझा की। यूक्रेनी F-16 ने पहली बार हवाई लड़ाई में एक रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया। उनका सीधा उद्धरण है, हाल ही में हमने पहली हवाई लड़ाई देखी जिसमें यूक्रेनी F-16 ने रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया। पिछले कुछ वर्षों में कई साझेदारों के समर्थन के कारण यूक्रेन ने अपनी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली को काफी मजबूत किया है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि यूक्रेन की बहुस्तरीय रक्षा को बढ़ाने की क्षमता जमीन से हवा और हवा से हवा तक काफी बढ़ गई है, और उन्होंने यूक्रेनी औद्योगिक आधार के काम की विशेष रूप से सराहना की। मैं ये जोर देना चाहता हूं कि ये पहला पुष्टि किया गया हवाई मुकाबला है जिसमें हमारे F-16 ने रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। अब रूसी लोग फ्रंट लाइन के पास आने में ज्यादा सतर्क रहेंगे। दूसरी खबर, ताकि अंत में आपका मूड अच्छा हो जाए। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के नए कमांडर इन चीफ मिखाइल ड्रोपातोव की नियुक्ति के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रूस के गृह मंत्रालय ने उन्हें तुरंत वांछित घोषित कर दिया। लगता है पुतिन ने इतनी बुरी तरह डर के अपने पैंट गीले कर लिए, इतना घबरा गए कि बोले तुरंत उसे वांछित घोषित करो। रूसियों की तर्क शक्ति कमाल है, खासकर व्यंग में। और ये तर्क कुछ यूं है, हम उसे यानी ड्रोपाटोव को जंग के मैदान में हरा नहीं सकते, लेकिन हम उसे वांछित सूची में डाल सकते हैं और रूसियों को बता सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी है, ताकि रूसी झुंड सच में ये मान लें कि वे नाजियों से लड़ रहे हैं। और ये रहा ड्रोपातोव, मुख्य नाजी, यानी उस जंग को सही ठहराने का बहाना जो वे लड़ रहे हैं। मैं याद दिला दूं, ड्रोपातोव वही पैदल सेना के लड़ाकू वाहन का कमांडर है जिसने मई 2014 में मारियोपोल में बैरिकेड्स को पार किया था, इज़वारिंस्की घेरे से लोगों को बाहर निकाला था और रूसी हमला खार्किव पर विफल कर दिया था। नियुक्ति के बाद उनका पहला बयान बहुत छोटा था, मैं लोगों के प्रति सम्मान से काम करूंगा। मंत्री पूर्व रक्षा मंत्री फ्योदरोव ने उनकी नियुक्ति को स्वतंत्र लोगों के संघर्ष में नई उम्मीद बताया।
साथ ही मैं ये भी जोड़ूंगा कि रूसी संघ की तथाकथित जांच समिति का दावा है कि 2017 और 2019 में ड्रोपातोई के नेतृत्व में 70 से अधिक बार आबादी वाले इलाकों पर गोलाबारी की गई थी, काल्पनिक गणराज्य डीएनआर और एलएनआर में। वैसे सच तो ये है, मैं याद दिला दूं, 2022 से मिखाइल ड्रोपाती ने मेरी राय में कई दसियों हजार रूसी सैनिकों को नष्ट कर दिया जिन्हें कभी ढूंढा नहीं गया, जो पवित्र यूक्रेनी भूमि में सड़ गए। लेकिन इन रूसी सैनिकों की पुतिन को जैसे कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, ड्रोपाती को उन अपराधों के लिए वांछित घोषित किया गया है जो कथित तौर पर पुतिन द्वारा बनाई गई कुछ काल्पनिक अस्तित्वहीन गणराज्यों में हुए थे। वो उन्हीं के बारे में सोचता है। और जहां तक बात है कि रूसी सैनिक यूक्रेन की धरती में सड़ रहे हैं, तो पुतिन को इन सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। अरे भगवान, 1000 ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ता है। यूक्रेनी ड्रोन लगातार दुश्मन की लॉजिस्टिक्स तबाह कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टाल और कोतोव्स्क के बाद अब क्रास्नोदार और नेविन्नोमिस्क में वाइल्ड बेरीज के गोदाम जल रहे हैं। करीब 3,50,000 वर्ग मीटर गोदाम जलकर खाक हो गए। नुकसान 53 रूसी क्षेत्रों के वार्षिक बजट से भी ज्यादा हो गया है। विक्रेताओं को 170 अरब रूबल तक नुकसान हो रहा है। वाइल्ड बेरीज ने हमलों से 2 हफ्ते पहले ही शर्तें बदल दी ताकि किसी को भुगतान ना करना पड़े। क्रास्नोदार के लोग रेस्पिरेटर पहनकर बैठे हैं और पूंजी रूस से बाहर जा रही है। कुल मिलाकर यूक्रेन की रक्षा बलों का काम जारी है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।